एक दिन सरगुन बिना बताए अरमान के घर आ गई और अरमान ने उसके लिए गरम-गरम कॉफी बनाई। बालकनी में बैठे हुए सरगुन प्यार से अरमान को देखते हुए बोली, "मुझे तुम पसंद हो, मुझसे शादी कर लो।" अरमान कॉफी पीते-पीते रुक गया और उसने हैरानी से पूछा, "क्या मैं क्यों पसंद हूँ?" सरगुन कॉन्फिडेंटली बोली, "बस पसंद हो तो हो, क्यों कैसे मुझे नहीं पता।" अरमान ने फिर पूछा, "मगर एकदम से कैसे आप मुझे ऑर्डर दे सकती हो?" सरगुन खड़ी होकर और अरमान को खड़ा करके प्यार से उसका हाथ थाम के बोली, देखो या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मैं बता रही हूं कि सारी जिंदगी तुम्हारे लिए कुंवारी रहूंगी और इल्जाम लोग तुम पर लगाएंगे। अरमान हंस पड़ा और ने प्यार से उसका चेहरा छुआ और बोली, दिस इज माई फेवरेट स्माइल। अरमान थोड़ा झिक कर बोला, मगर मेरा एक पास्ट भी है वो। सरगुन अरमान की बात बीच में रोक कर बोली, जो भी पास्ट हो, आई डोंट केयर, बस तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए दुनिया से भी लड़ लूंगी। अरमान मुस्कुराया और ऐसे ही अरमान और सरगुन ने 3 महीने के बाद शादी कर ली। शादी के बाद अरमान के इन लॉज, जो कि काफी अमीर लोग थे, उन्होंने अरमान को खूब प्यार दिया, जो शायद उसे अपने घर में भी नहीं मिला था। अरमान ने सरगुन को शादी के बाद अपना सारा पास्ट बताया, मगर सब जानने के बाद भी सरगुन ने अरमान का साथ कभी नहीं छोड़ा। शादी के 3 साल बाद अरमान और सरगुन की एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने इशरत रखा। इसके बाद अरमान ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, जो बहुत चला। अब अरमान और सरगुन का दूसरा बेटा सरताज पैदा हुआ और उसके बाद अरमान अब्रॉड में भी एक बिलियनियर बन गया। अरमान की जिंदगी सरगुन के साथ होने से बिल्कुल बदल गई और वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगा। सरगुन अरमान को खुद से भी ज्यादा चाहती थी। उसकी हर इच्छा, हर पसंद को ध्यान में रखती थी और उसे कभी कोई दुख नहीं पहुंचने देती थी। जैसे अरमान ने अवशीष को प्यार किया था, उसे भी कहीं ज्यादा उसे सरगुन से मिला, जो अपने आरू को पलकों पर बिठा के रखती थी। धीरे धीरे सरगुन के प्यार की वजह से अरमान के सारे पुराने घाव भर गए और वह अपनी जिंदगी के लिए भगवान का शुक्रगुजार था। 30 साल बाद अब अरमान के बच्चे बड़े हो चुके थे, इशरत की शादी हो चुकी थी और सरताज के ग्रेजुएशन सेरेमोनी पर अरमान और सरगुन उसके कॉलेज गए। कॉलेज में काफी भीड़ थी। सरगुन अरमान से पहले सेरेमोनी में पहुंच गई और सरताज अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी मां को अपने दोस्तों से मिलवाया। अरमान गाड़ी से उतरा और सरगुन को कॉल करने लगा, क्योंकि उसे आने में देर हो गई थी। सरगुन का फोन बार बार बिजी आ रहा था। अरमान ने सरताज को फोन लगाया, पर सरताज ने भी उसका फोन नहीं उठाया। कॉलेज के एंट्रेंस गेट पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे अरमान को सफोकेशन सी होने लगी। अब अरमान की काफी उम्र हो चुकी थी, इसलिए वह खांसने लगा और सरगुन को पुकारने लगे, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। अरमान को ठीक से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसका दम भी घुट रहा था। अरमान को चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अरमान को बड़े स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। सरगुन अरमान की हालत को लेकर बहुत चिंता में थी और वह चिंता के मारे रोने लगी। सरताज ने अपनी मां को गले लगाया और चुप करवाया। डॉक्टर्स ने बताया कि अरमान को क्लास्ट्रोफोबिया हुआ था, जिसकी वजह से उसे सफोकेशन हुई और वह बेहोश हो गया। सरगुन अरमान के पास जाकर रोने लगी और अरमान ने प्यार से सरगुन से कहा, कुछ नहीं हुआ है मुझे सरगुन, तुम रो मत प्लीज। इतने सालों से तुमने मुझे संभाला है और अब तुम ही कमजोर पड़ रही हो। सरगुन रोते हुए गुस्से में बोली, जब कहा था साथ चलें तो तुमने कहा नहीं। पहले तुम जाओ और फिर अपना ख्याल भी नहीं रखा तुमने। देखो, मैं बता रही हूं, तुम जहां भी जाओगे मुझे साथ लेकर जाना पड़ेगा तुम्हें। अरमान मुस्कुराया और उसने प्यार से एस सरगुन का हाथ चूमा। अरमान के बिल्कुल साथ वाले कमरे से एक बूढ़ी औरत यह सब देख रही थी और उसकी आंखें भी पानी से भर गईं। वह कोई और नहीं बल्कि अवशीष थी, जिसका उसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। अखिल अपनी मां की दवाइयां लेकर उसके कमरे में आया और उसने अपनी मां को रोते हुए देखा। अखिल ने अवशीष से रोने की वजह पूछी तो वह चुप रही। रात के समय सरगुन बाहर अरमान के लिए खाना लेने गई और सरताज ने
अपने पिता से माफ़ी माँगी। अवशीष धीरे-धीरे डंडे के सहारे अरमान के कमरे में चलकर आई और सरताज ने उसे ना पहचानते हुए बाहर जाने को कहा। अवशीष मुस्कुराई और उसने प्यार से सरताज के चेहरे को छुआ। अरमान ने जब ध्यान से अवशीष को देखा, तो उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ गईं। अवशीष मुस्कुराते हुए पानी से भरी आंखों से बोली, "बिल्कुल, अपने पापा जैसे दिखते हो, जैसे वो जवानी में दिखते थे।" अरमान गुस्से से अवशीष की तरफ देखकर बोला, "प्लीज़, आप जाइए यहाँ से।" अवशीष रोते हुए अरमान की तरफ आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, "कब से भगवान के आगे विनतियाँ करती रही कि एक बार अपने बड़े भाई से मिलूँ, कम से कम मरने से पहले एक बार। और देखो, भगवान ने मेरी सुन ली।" अरमान फिर गुस्से से बोला, "मेरी कोई बहन नहीं है, आप।" अवशीष ने हाथ से अरमान के मुंह को बंद किया और इरिटेट होकर बोली, "कुछ मत बोलना अब, तुम मेरे भाई थे, हो और हमेशा रहोगे। चाहे तुम कुछ भी कहो, कितना ढूँढा मैंने तुम्हें, कितना रोई मैं तुम्हारे लिए, कभी समझ सकते हो तुम?" अरो अरमान ने गुस्से से अवशीष का हाथ हटाया और बोला, "जो गम तुमने दिया था, क्या वो छोटा था?" अवशीष ने जवाब दिया, "बड़ा था, बहुत बड़ा था, मगर उसकी इतनी बड़ी सा पहले तुमने दी मुझे और फिर भगवान ने।" इतना कहकर अवशीष की आंखें पानी से भर गईं और उसका चेहरा बच्चों जैसा लाल हो गया। अवशीष का बचपना देखकर अरमान भी कमजोर पड़ गया और रोने लगा। ये सब देखकर सरताज जल्दी से अपनी मां को बुलाने के लिए सामने वाले रेस्तरां में गया। अवशीष लड़खड़ाती आवाज में बोली, "तुम्हारे एब्रोड जाने की खबर सुनकर मैं बहुत रोई। जिस दिन तुमने घर से निकाला था, मैं तो उसी दिन वापस आ जाती, मगर मेहुल के गुरूर ने मुझे आने नहीं दिया। जब तुम चले गए तो पापा अकेले पड़ गए। शुरू शुरू में तो वह खुश थे, मगर बाद में उनको तुम्हारी कमी महसूस होने लगी। वह और बीमार पड़ गए और उनकी हालत और खराब हो गई। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे माफी मांगी और वो तुमसे भी कितनी बातें करना चाहते थे, मगर तुम तो बहुत दूर चले गए थे। उनके आखिरी दिन अकेले तड़पते हुए निकले। उनके जाने के बाद उनका सारा कारोबार मेरे नाम हो गया और मेहुल ने वो कारोबार भी मुझसे छीन लिया। जब मेहुल से अपनी नौकरी और कारोबार दोनों अच्छे से नहीं संभाले गए, तो वह नशे के रास्ते पे चल पड़ा। मैंने अखिल के साथ कारोबार की जिम्मेदारी भी संभाली। आधा कारोबार ताया जी के बच्चों को मिला और आधा मुझे मिला। मैंने अपने कारोबार का आधा हिस्सा बेचकर अखिल को पढ़ाया और अब्रॉड भेजा। अखिल की कमाई तो आई, मगर उसके 1 साल बाद ही मेहुल दुनिया से चला गया। अब 5 साल से मुझे कोई दिमागी बीमारी है, जिसकी सर्जरी के लिए अखिल मुझे यहाँ लेकर आया है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक बार जरूर अपना फर्ज अदा करना होता है। तुमने पहले किया और मैंने बाद में। पता नहीं मेरे पास अब कितने दिन और बचे हैं, मगर जो भी हो, मैंने तुमसे बात कर ली। अब मुझे अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं। अरमान की आंखें भर आईं और उसे आदर्श के बारे में सुनकर अपने दादाजी की कई बातें याद आईं। अवशीष के पीछे से सरगुन बोली, "आप प्लीज यहां से जाइए और मेरे पति को आराम करने दीजिए।" अवशीष सरगुन की तरफ देखकर मुस्कुराई और वहां से चली गई। सरगुन ने अरमान के आंसू पोंछे और प्यार से उसका माथा चूमा। अगले 2 दिन सरगुन ने हॉस्पिटल में अरमान का बच्चों की तरह ध्यान रखा और अवशीष को यह सब देखकर समझ आया कि अरमान ने अपने लिए कितना अच्छा जीवन साथी ढूंढा था। तीसरे दिन अरमान डिस्चार्ज हुआ और अवशीष की सर्जरी की तैयारियां डॉक्टर्स ने शुरू कर दी। अवशीष डरी हुई थी, मगर उसे सुकून था कि उसने अपने भाई से आखिरी बार दिल खोलकर बातें कर ली थी, जैसे वह बचपन में किया करती थी। अरमान चुपके से अवशीष के पास ऑपरेशन थिएटर में आया और मुस्कुराते हुए उसने प्यार से अवशीष का माथा सहलाया। वह प्यार से बोला, "मेरी अबू को मेरे रहते कुछ भी नहीं होगा और फिर अवशीष तो मेरी स्ट्रांग बच्ची है ना।" अवशीष की आंखें भर आईं और उसके अंदर जीने की उम्मीद जाग उठी, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। 3 घंटे की सर्जरी के बाद डॉक्टर्स ने अखिल को बताया कि उसकी मां बिल्कुल ठीक थी। अखिल बहुत खुश हुआ और उसने अपने मामा जी को गले लगाया।
अरमान ने अब अवशीष को माफ कर दिया था क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। सरगुन और सरताज को अरमान ने सब समझा दिया था। अरमान भी बहुत खुश था और उसने आंखों में पानी भरकर भगवान का शुक्र किया। उस दिन भी तारीख वही थी, 19 सितंबर।